हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसकी हेडिंग डालिए। चैप्टर नंबर 4 हो गया अपना गतिमान आवेश, आवेश और चुंबकत्व। चुंबकत्व। तो यहाँ पे जैसे चैप्टर का हेडिंग है, नाम है, उसी से पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार की गति का देख रहे हैं, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे जिसमें आवेश कैसे होगा। आवेश गतिमान होगा। अब तक हमने देखा आवेश स्थिर था। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों में आवेश स्थिर था। सेकंड में विद्युत धारा से रिलेटेड हमने पढ़ा था। तो अब हम देखने वाले हैं कि आवेश अगर गतिमान है तो वो कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये तो हमने कैसे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में ही इसका थोड़ा सा देख लिया था। तो यहाँ पे कैसे इसका उद्गम हुआ, फिजिक्स साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इसका कैसे आगमन हुआ कि भाई आ, आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, किसने किया। तो सबसे पहले बात है 1820 की। सन 1820 में एक डच भौतिकी विज्ञानी थे। कहाँ के थे? डच के। वो भौतिकी विज्ञानी जो थे, वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया, बड़ी रोचक बात है। उनका नाम, पहले तो उनका नाम क्या था? पहले क्या उनका नाम था? हेंस क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ऑरस्टेड। ये उनका नाम है। क्या नाम है? हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो ये क्या कर रहे थे, एक मंच का संपादन कर रहे थे, और मंच का संपादन पे भाषण के दौरान इन्होंने अपना प्रयोग दिखा रहे थे। तो उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि एक सीधा तार था, एक चालक तार था, एक सीधा चालक तार था। उसमें क्या की, इन्होंने धारा प्रवाहित की थी। एक सीधा चालक तार लिया था, उसमें धारा प्रवाहित की थी। तो धारा प्रवाह के दौरान इन्होंने वहीं पे देखा कि कोई भी चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो गई थी। चुंबकीय सुई क्या हो गई? विक्षेपित हो गई थी। अगर अपने पास कोई यहाँ पे चुंबकीय छड़ चुम्बक तो देखा होगा 10th क्लास में, उसके गुणधर्म देखे होंगे। तो ये उसका एन सिरा और ये मान लो एस सिरा है। तो ये सुई क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ये घूम जाती है। इसकी दिशा क्या हो जाती है? आ, इसकी दिशा ऐसे घूम गई थी। तो इन्होंने देखा कि ये इसके घूर्णन के पीछे, इसके विक्षेप के पीछे कोई ना कोई तो इसका लॉजिक होगा। तो अगर कोई सुई, चुंबकीय सुई घूम रही है, तो इसका मतलब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा जिससे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहे होंगे। तब इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि भाई अगर कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया, स्पष्टित किया था कि हाँ ये होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हमें पता चल गया, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इसका पता चला कि गतिमान आवेश धारा है तो कौन क्या होगा। अगर अपने पास क्या हो रही है, धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब है, तो जैसे ही विज्ञान के क्षेत्र में किसका उद्गम हुआ कि भाई धारा प्रवाह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। किससे? धारा प्रवाह से। धारा प्रवाह से क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, धारा प्रवाह से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? धारा प्रवाह के दौरान क्या होगा? गतिमान आवेश होंगे। गतिमान आवेश। तो इसका मतलब निष्कर्ष निकाला कि जब आवेश गतिमान है तो उससे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये निष्कर्ष तक पहुंच गए कि गतिमान आवेश होगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हम फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि जब आवेश कैसा होता है? स्थिर। जब आवेश कैसा होता है?
स्थिर तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा और उसकी पूरी व्याख्या की थी कि कितना क्षेत्र कहाँ पे उसकी तीव्रता कैसे होती है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला ओरस्टेड ने कि जब आवेश गतिमान है तो उससे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके प्रयोग के बाद पूरे विज्ञान के क्षेत्र में एक तरीके से बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ। तीव्र गति से विज्ञान की प्रगति हुई है और इसमें 1820 के बाद 1864 64 में वर्ष कौन सा था? 1864। तो उसमें क्या हुआ? मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित किए। चुंबकीय क्षेत्र कि भाई एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा, या फिर इन क्षेत्रों के बारे में क्या क्या जानकारी हम निकाल सकते हैं, इसकी तीव्रता घटेगी बढ़ेगी, किधर होगी, दिशा क्या है, इन दोनों की गमन लंबवत हैं या फिर कैसे हैं। और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। क्या हैं? तरंगे। तो यहां तक पता कर लिया था मैक्सवेल ने कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत और चुम्बकीय तरंगों का एक मिश्रण है, उससे मिलके जो एक तरंग बनती है उसको नाम दिया था विद्युत चुम्बकीय तरंगे। उसका क्या नाम दे दिया? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे आ गई, प्रकाश जब पता चल गया तो उसके बाद क्या किया? एक हर्ज नामक वैज्ञानिक था। उसके बाद आते हैं, एंट्री होती है हर्ज की। हर्ज नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया? रेडियो तरंगों के रेडियो तरंगों की खोज की थी। रेडियो तरंगों की खोज की थी हर्ज ने। अब इन तरंगों की खोज किसने की थी? हर्ज ने। अब इनका व्युत्पन्न जो किया था, इनका प्रायोगिक रूप से बताया था, वो दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक तो था जेसी बॉस और तथा मार्कोनी। मार्कोनी के बारे में तो अच्छे से सुना होगा। मार्कोनी, इन्होंने क्या किया कि रेडियो तरंगों को उत्पन्न करके दिखाया था। इन्होंने क्या किया? रेडियो तरंगों को उत्पन्न किया। तरंगों का क्या किया? उत्पन्न किया। मतलब इनको प्रायोगिक रूप से तरंगें उत्पन्न करके दिखाई गई। अब रेडियो तरंगें, जैसे हमने रेडियो सुनते हैं ना, तो उन रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। प्रायोगिक रूप से तरंगें उत्पन्न किसने की? मार्कोनी ने। और ये इन तरंगों के बारे में बताया किसने था? हर्ज ने। और ये बात कब की है? 19वीं शताब्दी की। कब की बात है? 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी के टाइम पे यहाँ तक आ गए थे, 1800 से लेके 1820 से और 19वीं शताब्दी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई थी। और देखो उस टाइम पे ज्यादा इतने उपकरण नहीं थे, प्रयोग करने के लिए इतने नहीं थे। पहले क्या करते थे वैज्ञानिक? खुद से ही तार पे कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, उसका प्रयोग क्या है, बहुत सारा लैब का सामान भी इतना नहीं हुआ करता था। तो कम संसाधनों से ही विज्ञान में इतनी प्रगति हुई है। और अब तो कंप्यूटर हैं, थोड़ा सा भी अगर हमें देखना है, मॉलिक्यूल्स देखने हैं, तो हम कंप्यूटर की मदद ले लेते हैं। तो और कम्युनिकेशन भी अब बढ़ गया है। एक वैज्ञानिक ने जो रिसर्च किया वो सभी को एकदम से आसानी से पता चल जाती है इंटरनेट के थ्रू। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले केवल हमें लिखित रूप में रखने होते थे। जो भी दस्तावेज थे वो सब अपने पास रख के उनकी जानकारी कॉन्फ्रेंस करते थे, मीटिंग करते थे, तब जाके ही पता चलती थी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या पता चलता है कि प्रकाश कैसा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं प्रकाश में। और इन प्रकाश के जैसे हमारे पास रेडियो तरंगे हैं, जितनी भी तरंगे हैं वो सब किस में आएंगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और इन तरंगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, और चैप्टर का तो पता नहीं कौन सा है, 8वां है या फिर कौन सा है। उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो
सबसे पहले आज की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं। अपने पास जो पहले वैज्ञानिक आए जिन्होंने गतिमान आवेश से किसके बारे में जानकारी दी? चुंबकीय क्षेत्र। तो वो कौन थे? ओरस्टेड। तो ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें हेडिंग डालिए, ओरस्टेड प्रयोग, ओरस्टेड का प्रयोग। तो इसमें हेडिंग डालो, ओरस्टेड का प्रयोग। पहले तो इनका कथन लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था और क्या पाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे वही बात है, जब धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ? विद्युत के क्षेत्र के बारे में इन्होंने जानकारी दी। तो ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को इस इस क्षेत्र को बी वेक्टर से, या फिर ऐसा लिख लेते हैं पहले इसको, इस क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। एक निश्चित दिशा होती है। इस क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। तय चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब दिशा है तो क्या होगा? सदिश राशि है। इसे बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? अपने पास क्या है? कोई चालक तार है, उसमें और स्टेट ने क्या करके देखा था? धारा प्रवाहित करके देखी थी। तो धारा प्रवाह से, जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की है, तो इसके चारों ओर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके चारों ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? जो भी चुम्बक हैं, अपने पास छड़ चुम्बक है, वो आकर्षित प्रतिकर्षित जैसे गुण दर्शाएंगी, उनमें विक्षेप आएगा उन सुइयों में। तो इस प्रकार से क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। जब धारा की दिशा ऊपर प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र की अलग दिशा थी। जब धारा की दिशा विपरीत क्रम में कर दिया, नीचे प्रवाहित किया है, तो वो क्षेत्र विपरीत दिशा में प्रवाहित हो गया, विपरीत दिशा में प्रकट हुआ। तो इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र की क्या है? निश्चित दिशा। इस क्षेत्र की क्या है? एक निश्चित दिशा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी राशि है? सदिश राशि। तो अब क्या करते हैं, इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं कि इस प्रयोग में कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, कैसे किया। तो अब हम बात करेंगे कि इनका जो ओरस्टेड ने प्रयोग किया था उसमें क्या क्या व्यवस्था की, किस प्रकार से इनको ये परिपथ बना के कैसे विक्षेप देखा था ये चुंबकीय वाला। तो सब इसमें हेडिंग डालो। प्रयोग तो डाल ही रखा है ना। तो इसमें हम देखते हैं ओरस्टेड ने क्या किया था कि बैटरी, कुंजी और एक चालक तार लिया है ए बी। क्या किया? एक चालक तार ए बी लिया था, ए और बी। तो ओरस्टेड ने क्या किया? एक चालक तार लिया ए बी। पहले तो इसने क्या किया?
कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की। भाई पता कैसे चलेगा हमें? हमें पता चलेगा कि एक तो हम जब तब देखेंगे जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो चालक तार से क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक, जब धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बनाया गया, तो एक परिपथ और बनाया गया। ये परिपथ बना था अपने पास, ये परिपथ बन गया दूसरा वाला। और इसी के साथ में एक तीसरा परिपथ और लिया गया। उसमें क्या किया गया कि धारा की जो दिशा है उसको परिवर्तित किया था। तो तीन परिपथ बनाए थे। क्या किया? और स्टेट ने तीन बार टेस्ट किया था। कैसे? जब धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये जो चालक तार है ए बी, इसको किस दिशा में रखा है ये भी देख लेते हैं। इसकी दिशा रखी है, इधर हम साउथ कह रहे हैं, इधर नॉर्थ दिशा, और इस दिशा में पश्चिम वेस्ट है, और इस दिशा में ईस्ट पूरब है। और ये दिशा कैसे है? ये पेपर के लंबवत है, ये ऐसे। तो दिशा पता चल गया। इस डायग्राम को रखने की दिशा कैसे है? दक्षिण, और इधर उत्तर है। तो मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ये तार रखा है। इसकी दिशा किधर है? उत्तर दक्षिण। तो इसके नीचे और स्टेट ने एक चुंबकीय सुई रखी। क्या रखी? चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई कहाँ पे देखी होगी? चुंबकीय सुई देखी होगी कंपास में, देखी है? कंपास देखा होगा, जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बताते हैं, उसमें हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव देख सकते हैं। तो क्या किया? कंपास को नीचे रखा इसके। और उसमें क्या होता है, चुंबकीय सुई में एक सिरा ऐसे गहरा रहता है, जिससे कि हम पता कर सकें कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। एन मतलब नॉर्थ दिशा, और एस मतलब साउथ, दक्षिण दिशा। तो ये तो व्यवस्था की। और ए बी क्या है? ये क्या है? चालक तार। ये चालक तार है। तो भाई जब धारा प्रवाहित नहीं की है तो कुंजी हटा रखी है, और जब धारा प्रवाहित की तो क्या होगा? ये बैटरी का प्लस रहा है, तो धारा किधर आएगी? इस दिशा में। तो इसमें धारा कैसे आ गई? इस दिशा में। तो क्या पाया, और स्टेट ने देखा कि ये सुई विक्षेपित हो गई है। ये सुई जो पहले जैसे रखी थी वैसी नहीं है। इस सुई में थोड़ा सा विक्षेप आ गया। अब विक्षेप कैसे आया? ये एन सिरा ऊपर चला गया, और ये दक्षिण सिरा नीचे आ गया। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें विक्षेप आ गया, सुई पहले जैसे नहीं रही। इसका मतलब हुआ कि धारा प्रवाह करने से कुछ तो हुआ है, इसमें कुछ तो परिवर्तन हुआ है। और जब धारा की दिशा बदली, ये तो एक पहले वाले केस में धारा की दिशा इधर है। अब होगा क्या? मान के चलो कि मैं इस बैटरी को बदल देता हूँ, इस बैटरी के टर्मिनल सिरे को बदल देता हूँ। तो सिरे को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो मान लो कि इसका जो धनात्मक सिरा है उसको ऋणात्मक, और ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देता हूँ। ये ऋणात्मक और ये सिरा धनात्मक, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। कुंजी इसमें लगा रखी है, तो धारा की दिशा इस प्रकार से आ जाएगी। तब ओरस्टेट ने क्या देखा? तब ओरस्टेट ने देखा कि जो पहले विक्षेप हुआ ना, उसकी विपरीत दिशा में विक्षेप आया है अब। पहले तो तार ऐसे मुड़ गया था। अब क्या हुआ? चुंबकीय सुई ऐसे मुड़ गई थी। अब की बार क्या होगा? चुंबकीय सुई प्रतिकर्षित होकर विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो एन सिरा इस तरीके में आ गया। तो एन सिरे में विक्षेप आ गया, और इस दिशा में क्या हो गई? सुई मुड़ जाती है। ये एन सिरा हो गया और ये एस सिरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा विक्षेप आ गया। तो यहां से पता किया कि और स्टेट ने कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही, तो कोई विक्षेप नहीं आया चुंबकीय सुई में। और जब धारा प्रवाहित हो रही है,
तो उसमें विक्षेप आता है। इसका मतलब कोई ऐसी बाह्य क्षेत्र है जो इस चुंबकीय सुई को प्रभावित कर रहा है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, या इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र में कुछ तो बल लगा रहा है। तो क्या हो सकता है? चुंबक की सुई को कौन आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकता है? कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ही कर सकता है, कि कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र हो। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया और स्टेट ने चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये प्रभाव उत्पन्न होता है इसे चुंबकीय प्रभाव कहा, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका निष्कर्ष नीचे लिख लेते हैं। तो क्या किया, पहले तो ये लिख लेते हैं। इस प्रयोग में इस प्रयोग में ये तीन चित्र हैं, तो इनको ए बी सी ऐसे बना देंगे। इस प्रयोग में एक चालक तार एक चालक तार को एक चालक तार क्या है? ए बी। ए बी को परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा। चित्रानुसार जोड़ा गया। इस तार के समांतर इस तार के समांतर नीचे की ओर नीचे की ओर चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई का क्या है? कौन सी सुई ले रहे हैं? हो सकता है कि ये कंपास लिया हो। चुंबकीय सुई कंपास किस दिशा में रखा है? दिशा देखो क्या है, हमने दिशा बना रखी है ना, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण दिशा में से ये दिशा कौन सी है? उत्तर दक्षिण। कंपास की सुई उत्तर, इसको इधर लिख देते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। अब इस प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले? और स्टेट प्रयोग के निष्कर्ष कि कौन कौन सी बातें इस प्रयोग से निकल के आई। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई जो इसके नीचे रखी है ना, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब धारा प्रवाह नहीं करते हैं, तब तक क्या रहता है कि कोई इस सुई में कोई विक्षेप नहीं है। जैसे हमने दक्षिण उत्तर दक्षिण रखा है, वो वैसे की वैसी सुई चुंबकीय सुई रखी रहती है, कोई भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ा। प्रभाव मतलब कोई थोड़ा सा भी हिली भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब सेकंड बात क्या है? दूसरी बात निकल के आई, जब चालक तार में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है विक्षेपित हो जाती है। क्या होता है? चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। देखो कैसे हुई थी, पहले तो ऐसी थी, अब ऐसे हो गई। चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, घूम गई है ये थोड़ी सी। तीसरी बात, थर्ड में क्या निष्कर्ष निकला? जब चालक तार में
चालक तार में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो, प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ इसमें देखो, जब इसमें धारा की दिशा बदल दी, पहले तो धारा नीचे थी, ऐसे थी इस दिशा में, अब धारा इस दिशा में कर दी तो पहले तो सुई ऊपर गई थी, अब सुई नीचे इधर आ गई। तो इसका मतलब दिशा बदलने पे क्या हुआ, उसमें विक्षेप की दिशा बदल गई, विपरीत दिशा में क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। विक्षेपित, इसको थोड़ा सा विक्षेपित वैसे लिख लेते हैं, विक्षेपित, इसको भी थोड़ा सा शुद्धिकरण कर देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा और लगेगा, विक्षेपित। अरे मैंने पूरी जगह पे ही, सभी जगह ऐसे ही लिखा है क्या ये? वैसे तो दोनों सही है पर थोड़ा सा, कोई विक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देख लिया कि धारा की दिशा बदलने पे इसमें विक्षेप भी बदल जाता है। अब निष्कर्षों से क्या स्पष्ट निकला, अब इसमें लिखो, निष्कर्षों से, प्रयोग के निष्कर्षों से, प्रयोग के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से ही विक्षेपित हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है। अब एक बात बताओ, चुंबकीय सुई को विक्षेप कौन कर सकता है? कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हो जो उसको प्रतिकर्षित करे, आकर्षित करे, आकर्षित करे तो अपनी इधर खींच ले, प्रतिकर्षित करे तो उधर प्रतिकर्षित कर दे। और ऐसा कोई और क्षेत्र तो कर नहीं सकता, विद्युत क्षेत्र से में वो गुणधर्म नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र को इधर उधर वो करे, या चुंबकीय सुई को वो करता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, और स्टेट ने निष्कर्ष निकाला कि कोई एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो इसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसको विक्षेपित कर रहा है। तो अतः और स्टेट के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि, के प्रयोग से स्पष्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, और स्टेट के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि, प्रयोग से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार में, चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि धारा प्रवाह के दौरान क्या होता है, आवेशों का गमन, आवेश क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात, अर्थात गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण, आवेश के कारण
इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर, उसके मतलब तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये है और स्टेट का प्रयोग। इस प्रयोग से हमें क्या मिला? बस केवल ये मिला कि चालक तार से धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बस लास्ट फाइनल ये, और इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा है, प्रयोग किया है, और कैसे कैसे इस विज्ञान में कैसे प्रगति हुई है वो हमने देखा। फिर देखा कि प्रयोग में क्या क्या बैटरी है, पहले धारा प्रवाहित नहीं की गई थी, यहाँ धारा कोई प्रवाहित नहीं की गई थी तो कोई विक्षेप नहीं है। यहाँ पे धारा प्रवाहित की गई है तो विक्षेपित हो गई सुई। यहाँ पे विपरीत दिशा में प्रवाहित की तो सुई का विक्षेप पहले ऊपर था, अब की बार ऐसे हो गया। और ये हमने क्या किया, पॉइंटों में नोट कर लिए। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, और स्टेट का प्रयोग यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि हम पता कैसे करेंगे किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि भाई धारा की दिशा किधर होने पे चुंबकीय क्षेत्र किधर किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो इसके लिए फर्स्ट पहला नियम है अपने पास स्नो का नियम। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो पहला नियम है स्नो, SNOW, स्नो का नियम, स्नो नियम, या फिर ऐसा लिख दो स्नो नियम। स्नो नियम का मतलब क्या है? ये नियम कुछ अलग अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ अलग तरीके का, कि भाई स्नो नियम ये क्या है? देखो, स्नो नियम का मतलब क्या होता है कि एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर अच्छे से समझेंगे फिर। अ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अनुसार चालक तार में, चालक तार में धारा प्रवाह, धारा प्रवाह किधर से किधर है? दक्षिण, दक्षिण का मतलब साउथ, साउथ से किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ की ओर हो रहा है, नॉर्थ की ओर हो रहा है। तथा, तो ध्यान से देखना इसको, तथा तार, तथा तार चुंबकीय सुई के ऊपर है। चुंबकीय सुई के ऊपर है तो चुंबकीय सुई, सुई का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में, पश्चिम मतलब वेस्ट, WEST, वेस्ट दिशा में, वेस्ट की ओर विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अब देखो इस नियम के अनुसार क्या है। इस नियम के अनुसार चालक तार में धारा का प्रवाह किधर हो रहा है? दक्षिण से अगर उत्तर की ओर हो रहा है तो मैं दक्षिण से उत्तर एक धारा का प्रवाह बना लूंगा। देखो ये चालक तार लिया A,
और V। इसको थोड़ा सा ये मान लेते हैं, बैटरी वगैरह लगाना है। ये चालक तार है A और B। इस दिशा को मैं क्या मान रहा हूँ? दक्षिण, इसको उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार को रखा है और चालक तार में धारा किस तरह है? दक्षिण से उत्तर। ये दिशा दक्षिण हो गई, ये उत्तर इस दिशा में। ठीक है, उत्तर की ओर है तो तार चुंबकीय सुई के ऊपर है। नीचे क्या है इसके? चुंबकीय सुई है। तो नीचे चुंबकीय सुई रखी हुई है। तो चुंबकीय सुई का क्या होगा? चुंबकीय सुई के ऊपर है तार। तो यहाँ पे चुंबकीय सुई है और इसके ऊपर क्या है? तार। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है। ये दिशा में कैसे होगा? ये दिशा ऐसे थी, इधर था पश्चिम, इधर था पूरब, और ये लंबवत था ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय सुई किधर हो जाएगी? पश्चिम दिशा में। तो डब्लू वाली दिशा में विक्षेपित हो जाएगी ये सिरा इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये है, जब धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इसकी दिशा जैसे पश्चिम इधर है, तो इस दिशा में ये विक्षेपित हो जाता है। ये स्नो का नियम। और इसमें ध्यान रखना, चालक तार इसके ऊपर होना चाहिए, चुंबकीय सुई के। अगर गलती से मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ तो विपरीत हो जाएगी। तो ये है स्नो का नियम। तो स्नो का मतलब क्या है? स्नो साउथ टू नॉर्थ। अगर हमने चालक तार किधर रखा? साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो चालक तार इधर रखा साउथ टू नॉर्थ। या फिर करंट जो प्रवाहित हो रही है वो करंट किधर है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। और चालक तार है वो इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर है, ओवर दी मैग्नेटिक रॉड। ये चालक तार क्या है? इसके ऊपर है। तो इसका नॉर्थ सिरा चुंबकीय सुई का किधर आ जाएगा? वेस्ट दिशा में। डब्लू मतलब पश्चिम दिशा में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है इसका। और काउंटिंग में पहला दूसरा ऐसे कोई बात नहीं होती। ये जस्ट नियम है, इसको किसी भी नंबर पे पढ़ सकते हो। तो ये है। अब इसमें धारा प्रवाहित के लिए हम मान सकते हैं कि भाई इसमें बैटरी लगा देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक ये लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं, प्लस माइनस, और ये धारा हो गई। ठीक है। अगला नियम, सेकंड नियम आता है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का, हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब इसके बारे में लिखो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें क्या होता है कि एक चालक तार है अपने पास। ये चालक तार है, चालक तार पीछे गया मेरे, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपने पास चालक तार है। ठीक है। अब इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। तो ये नियम क्या कहता है कि अपना अंगूठा, अगर ये मैं हाथ बना देता हूँ इसको, और ये हाथ संभवतः सही बन जाए बस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऐसा लग रहा है। और ये क्या है? जो अपना अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ये अंगूठा है। मैंने इसको तार को कैसे पकड़ रखा है? ऐसे पकड़ रखा है इसको, मतलब ऐसे पकड़ रखा है। तो ये जो उंगलियों की दिशा है इसमें, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके दिखाई दे रहा है सबको? ये जो उंगलियों की दिशा है ऐसे, और अंगूठे की दिशा किधर है? ऊपर। तो इस दिशा में धारा की दिशा ले ली जाए तो चुंबकीय क्षेत्र किसको बताएगा? ये जो उंगली मुड़ी हुई है, ये दिशा किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस तरीके से।
तो ऐसे ऐसे इसके घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी इस नियम के अनुसार किसी धारावाही धारावाही मतलब धारा प्रवाहित होने वाला तार, धारावाही चालक तार को किससे पकड़ना है? दाएं हाथ से। दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो ये पता चल गया। तो अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दिशा में। ये होगा अपने पास बी वेक्टर। और धारा किधर है? ऊपर। तो ये जब इस चालक तार में धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे को ऊपर रखना है और उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी। तो इस हिसाब से फिर हम क्या निकाल लेंगे? जैसे ये है, इसमें इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर, तो मैं अंगूठे करूंगा ऊपर। अगर नीचे प्रवाहित हो रही होती तो मैं नीचे करता, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें इस तरीके से आता। और अब चुंबकीय क्षेत्र, अगर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। और वृत्ताकार तरीके से होगा इसमें। तो ये समझ में आया। इसके बाद अगला नियम है, तीसरा नियम है मैक्सवेल का कॉर्क नियम। मैक्सवेल का कॉर्क, कॉर्क मतलब होता है पेच, पेच का नियम। पेच का नियम क्या कहता है कि अपने पास क्या है? कोई पेच है। पेच तो देखा होगा, स्क्रू। अपने पास कोई पेच है। पेच चित्र बना देता हूँ मैं इसका भी। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसका चित्र की। तो ये अपने पास कोई पेच है। तो पेच में स्वाभाविक है कि चूड़ियां तो होती हैं। ये चूड़ियां हैं। ठीक है। अब ये पेज को हम किसी वस्तु में कस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु के अंदर कसा जा रहा है ऐसे। तो पेज को जो घुमाएंगे हम, इसको जो घुमाएंगे, तो पेज ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा वस्तु में। तो जिधर पेज के नुकीला सिरा जिधर जाता है, ये सुरा सिरा जिधर जाता है वो तो धारा की दिशा। और जिधर घुमाने से जाता है, अगर इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसमें लिख लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम इस नियम के अनुसार किसी किसी पेज को कसा जाए कसा जाए तो कसा जाए तो पेज के वस्तु में पेज के वस्तु में अंदर जाने की दिशा में अंदर जाने की दिशा में दिशा में अंदर जाने की दिशा में धारा की दिशा हो तो
पेज के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दिशा चुंबकीय, इसका ये सिरा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, दिशा को व्यक्त करेगी। दिशा को व्यक्त करेगा। जो हम पेज को घुमाते हैं वो दिशा किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो अंदर जाएगा तो अंदर ऊपर दिशा धारा की दिशा, या फिर उसको वापस से खोलेंगे तो फिर हमें उल्टा घुमाना पड़ेगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसके बाद इसमें अगला अगला नियम है चौथा, वृत्तीय धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम। अब देखो ये भी नियम आसान है, इसको पहले लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी अनुसार वृत्ताकार कुंडली में, कुंडली में दाएं हाथ की मुड़ी हुई, मुड़ी हुई उंगलियां, अंगुलियां किसको व्यक्त करें? धारा की दिशा। मुड़ी हुई उंगलियां धारा प्रवाह की दिशा को, दिशा को व्यक्त करें तो अंगूठा की दिशा, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। तो ये है अपने पास। इसमें देखो क्या है, ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार वृत्ताकार कुंडली, अब मैं वृत्ताकार कुंडली ले लेता हूँ, ये रही। तो ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें बहुत सारे तार लपेटे हुए हैं, चुंबक के तार, और चुंबक के नहीं, तांबे के तार या फिर कुछ भी ऐसे कह सकते हो। वो तार क्या कर रखे हैं? लपेटे हुए हैं। तो इस वृत्ताकार कुंडली में मैं क्या देखता हूँ कि अपने पास क्या है, एक सेकंड, ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, उंगलियों को ऐसे रखूंगा, जिधर प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली में, वृत्ताकार तो वृत्ताकार, तो अंगूठा किधर आ रहा है? ऊपर। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? ऊपर की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में होगा, और ऊपर की दिशा में इस प्रकार से होगा, ऐसे, ऐसे होगा, और नीचे भी ये निकलेगा ऐसे। इसको सही से बनाना है। तो ये दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये बी वेक्टर हो गया, और ये धारा की दिशा। समझ में आया? अगर इसको हम ऐसा बनाते कि अपने पास ये वृत्ताकार कुंडली है, और इसमें धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वो हो जाएगी नीचे की तरफ, ऐसे। क्योंकि ये अब की बार ऐसे रखना पड़ेगा, इसको कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे घूमते हुए, ऐसे, ऐसे घूमते हुए नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि धारा की दिशा इस हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वक्रीय रूप आ जाएगा। तो इसमें एरो लगाएंगे, वो इस प्रकार से एरो लग जाएंगे। तो समझ में आया है? तो ये क्या होगा? कुंडली है, इसमें क्या है? फेरे लगे हुए हैं तार के, इसमें भी तार के फेरे। तो यहाँ पे ये तो आई की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा? आज हमने इसके
एक तो धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संबंध देखा, और स्टेट का प्रयोग देखा कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, किधर दिशा में होता है, उत्पन्न होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।